कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड का इतिहास जो 2 नंबर एक्सरसाइज है उसको शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो है सब्जेक्टिव वो पूरी तरह से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी से लेकर के एकदम पूरे के पूरे खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक से आप देखेंगे, अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक रखेंगे तो टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होंगे। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव का कह सकते हैं कि यह पूरे सब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन 2 4 5 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। और बिल्कुल याद रखेंगे इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे माखन की तरह मिलेंगे, जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में लड़ना ही लड़ना है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रट जाते हैं, समझिए कि आपके पास 90 में से 100 में से 90 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चन बनाना होता है। अब सोचिए 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और 90 क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो समझिए 100 में 100% आप लड़ाए या नहीं लड़ाए। बिल्कुल ऐसे ही लड़ाते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग क्लास 10th के यानी कि बिहार बोर्ड का लेके चले हैं एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान के इतिहास से आए हैं। इतिहास का 2 नंबर एक्सरसाइज है समाजवाद और साम्यवाद। इसकी पूरी तरह से थ्योरी का हमने क्लास पहले ही कर चुके हैं, उसका वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। और आज जो हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, सब्जेक्टिव का क्लास है, पूरी तरह से लेकर चलेंगे। और हमारे तरफ से अगर जुड़ने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप इस पर ज्वाइन कर लेंगे, और ताकि सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो जो होगा आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल हम जुड़ रहे हैं। जिसमें पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इसमें अगर पहला देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत खत्म कब हुआ। 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में और 1864 ईस्वी। इसका राइट आंसर बताना, सही जवाब आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जिसमें कहता है 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 ईस्वी में। बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन है, क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ए नंबर ऑप्शन है, क नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल याद रखेंगे 1861 ईस्वी, 1861 ईस्वी। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो जार होता है, इस जार का आखिर मतलब क्या होता है। रूस में जार का मतलब क्या होता है। पीने का बर्तन जार को कहते हैं। हमारे इंडिया में पीने के बर्तन को जार कहा जाता है, रूस में नहीं, रूस की बात बोल रहा है। कहता पानी रखने के मिट्टी का पात्र होता है, उसको जार कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि रूस का सामंत होता है जार। या चौथा ऑप्शन कहता है कि रूस का सम्राट, सम्राट मतलब महाराजा, राजा जो होता है उसे हम लोग जार कहते हैं। तो जार जो रूस में कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे चौथा नंबर होगा, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अगर बात करें कार्ल मार्क्स का जन्म की, तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था जन्म कार्ल मार्क्स का। अब कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था, है ना, यहूदी परिवार में। बिल्कुल याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी में आंसर मारेंगे, यानी ख कह सकते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो बी नंबर ऑप्शन कहेंगे कि दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, पहला यूज कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग की बात करें तो वो कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसलिए ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इनमें से बताइए यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है। पहला नंबर लुई वल्वा या सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। बताइए कौन है जो यूटोपियन समाजवादी नहीं है। तो यूटोपियन समाजवादी किनमें कौन नहीं है,
कार्ल मार्क्स है जो यूटोपियन समाज नहीं है, ये जर्मनी के रहने वाला था। कहाँ? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का यूटोपियन समाजवादी ये नहीं है। तो ग नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे, सी नंबर को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वार एंड पीस किनकी रचना है। वार एंड पीस एक पुस्तक है, इतिहास का बुक है, बताइए एक कौन लिखे थे। जार एंड पीस के लेखक बताइए कौन है। कार्ल मार्क्स है, टोल्स्टॉय है, या दोस्तोयेव्स्की है, या एंजल्स, इसमें से बताइए कौन सा बिल्कुल सही है। वार एंड पीस की रचनाकार कौन है? टोल्स्टॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टोल्स्टॉय। याद रखेंगे ख नंबर ऑप्शन जो है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी मारते चलेंगे हम लोग क्या, दूसरा नंबर ऑप्शन को। 6 नंबर के दूसरा यानी टोल्स्टॉय है जो वार एंड पीस के क्या है, लेखक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपको बताते चले फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या अक्टूबर 1905 में। तो आपको बताते चले कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था और ये नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्लियर? चलिए ये ख नंबर ऑप्शन को भी बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यानी 8, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया, ट्रोट्स्की ने किया, या केरेंस्की ने किया। तो ये बताएंगे लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया। कौन किया? ट्रोट्स्की ने किया था। क्लियर? तो ग नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग, सी नंबर ऑप्शन है ना, ट्रोट्स्की ने किया था। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में। तो लेनिन के जो मृत्यु हुआ था ये 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी, यानी घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी 1924 ईस्वी। क्लियर? चलिए घ नंबर ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारते चलेंगे हम लोग कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो 1924 ईस्वी को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किस देशों के बीच हुई थी। बताइए ब्रेस्ट-लिटोव्स्की का संधि किसके बीच में हुआ था, किस देशों के बीच में हुआ था। रूस और इटली के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में, या रूस और जर्मनी के बीच में। इसका सही जवाब देना है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्की जो है ये किस संधि किस देशों के बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। सभी के आगे रूस है और पीछे जर्मनी आप ले लेंगे, रूस और जर्मनी के बीच में, यानी घ नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे, यानी कि हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान के भरने वाला। अगर एनसीईआरटी बुक आप अपने पास में रखे हुए हैं तो बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव 10 को था वो सारे के सारे 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, वैसे ही आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है जिसमें भरने वाला आता है। ऑब्जेक्टिव चीज है लेकिन भरना है। पहली बात अगर इसमें कहता है तो इस बात को बिल्कुल देखते चलेंगे क्या कहता है। जो कहता है कि रूस क्रांति के समय शासक खाली स्थान था। रूस क्रांति के समय यहाँ के जो शासक है, रूसी क्रांति के समय रूस के शासक बताइए कौन होंगे। रूस के शासक कौन होंगे ये आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय रूस के शासक जो होंगे जार निकोलस होंगे। कौन होंगे? जार निकोलस। रूसी क्रांति के समय रूस के जो शासक है जिसका नाम है जार निकोलस। क्या होंगे? जार निकोलस। दूसरा ऑप्शन कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व खाली स्थान ने किया था। बताइए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। आगे देखेंगे पहले बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? लेनिन ने। पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे? जार निकोलस था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति में खाली स्थान में लागू हुआ। बताइए नई आर्थिक नीति खाली स्थान लागू हुआ, कब लागू हुआ?
नई आर्थिक नीति जो है ये 1921 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1921 ईस्वी में लागू हुआ। क्लियर? चलिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 ईस्वी में लागू हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट ओवन खाली स्थान का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो है ये कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक खाली स्थान माना जाता है। किनको माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको माना जाता है? तो आपको बताते चले कि वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स भर देंगे। बिल्कुल भरने वाला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरह से भर सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी थे। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया और रूसी क्रांति के समय यहाँ के शासक जो है वो जार निकोलस था। कौन था? जार निकोलस था। क्लियर? तो बिल्कुल हम लोग लॉक लगाते चलेंगे, सारे आंसर कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन देंगे, भरने वाला क्वेश्चन आ गया बाबू। अब यहाँ से आपका क्लियर होता है एक किस तरह से बनाते चलेंगे, तो ये देखते चलेंगे हम लोग। पहले कहता है सुमेलित करें, यानी कि जब सीधा सीधा आपको भरना है, कैसे आप भरेंगे? कहता है दास कैपिटल कहता है 1800 कितना ईस्वी? 83 ईस्वी में। इनमें से भरना है कौन सा इसका सही यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है कि दास कैपिटल 1823 ईस्वी में कौन इसमें से सही जवाब होगा जो भर देंगे हम। दूसरा कहता है चेक्का, बताइए चेक्का किसके साथ भरेंगे। तीसरा कहता है कि नई आर्थिक नीति इसमें से कब आया था? नई आर्थिक नीति। अगला है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु, बताइए इनमें से कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है स्टालिन की मृत्यु, अब बताइए इसमें से स्टालिन की मृत्यु कब हुई। तो बताइए, देखिए मृत्यु की बात करता है, दोनों के डेट आपको है तो डेट तो दोनों दिख रहा होगा कि दोनों एगो 1953 ईस्वी एगो 1853 ईस्वी, तो शायद दोनों के दोनों डेट बिल्कुल मिल जाएंगे क्योंकि अच्छे से याद कर सकते हैं। अब यहाँ से सही जवाब आपको भरना है, तो ये कैसे भरेंगे? पहली बात अगर करें तो हम लोग देखेंगे दास कैपिटल 1853 के जो राइट आंसर हो जाएंगे, ये बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ख हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यानी कार्ल मार्क्स। उसके बाद कहता है चेक्का का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये घ हो जाएगा। क्या होगा? गुप्त पुलिस संगठन। क्या होगा? गुप्त पुलिस संगठन इसका सही जवाब हो गया। नई आर्थिक नीति का क्या हो जाएगा? तो नई आर्थिक नीति के लेनिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेनिन। नई आर्थिक नीति कौन हो जाएंगे? लेनिन। क्लियर? अगला कहता है कार्ल मार्क्स की मृत्यु, तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था बाबू? तो कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1853 ईस्वी। और स्टालिन की मृत्यु की बात करें तो स्टालिन की मृत्यु जो है ये हुआ था 1953 ईस्वी। क्लियर? ये पांचों के पांचों बिल्कुल सही जवाब हो गया, यानी दास कैपिटल 1853 कार्ल मार्क्स का हो गया। उसके बाद चेका जो हो गया वो गुप्त पुलिस संगठन हो गया। नई आर्थिक नीति लेनिन, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1853 और स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी। क्लियर? चलिए, इसका भी बिल्कुल सही जवाब आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल किस तरह से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, अति लघु तरीके क्वेश्चन आ गया। इसमें ध्यान देते चले, अति लघु तरीके में एक लाइन से 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन आप लिख सकते हैं। जितना ज्यादा छोटा लिखिए उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। तो अति लघु तरीके बिल्कुल एक लाइन 2 लाइन में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कहता पूंजीवादी का क्या अर्थ है? पूंजीवादी आखिर कहते किसको है? तो बिल्कुल याद रखेंगे पूंजीवादी मतलब जिसके पास रुपया पैसा होगा, पूंजी होगा, उसी को बोलेंगे पूंजीवादी। कहता पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक मतलब रुपये पैसे की व्यवस्था है। आर्थिक मतलब रुपया पैसा होता है। पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन मेगाधनों संसाधनों होना चाहिए, है ना? संसाधनों। चलिए, कहता उत्पादन संसाधनों पर निजी व्यक्ति के स्वामित्व मतलब अधिकार होता है। पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का क्या होता है? स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी
संसाधन कहते हैं, यानी पूंजीवादी शासन कहेंगे या पूंजीवादी वर्ग कहेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। इसको बिल्कुल VVI में रखिएगा, खूनी रविवार, क्योंकि रविवार के बाद नाम से, खूनी रविवार के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको ये VVI, लेकिन VVI में आप इंपॉर्टेंट की तरह हो सकता है कि आपको एग्जाम में ना पूछे, अगल बगल से कोई आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी या दोस्त साथी कोई हो वो पूछ दे, इसीलिए आपको याद रखना है खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार के बात अगर करें तो देखिए देखते चलेंगे कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग, जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग रोटी दो के नारा लगाते हुए सारे के सारे रोड पर उतर आए थे। किस जनवरी को? 9 जनवरी को। किस जनवरी को? 9 जनवरी को 1905। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सारे लोगों का समूह यानी झुंड जो ग्रुप है और रोटी दो के नारा लगाते हुए सारे के सारे सड़कों पर आ गए। आज सड़कों पर आए तो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर चलना शुरू कर दिए। सेंट पीटर्सबर्ग जो है उस महल की ओर चलना शुरू कर दिया। वहां का राजा, जार मतलब राजा महाराजा कहते हैं हम लोग, सम्राट कहते हैं, तो कहता है की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सैनिक, जार यानी कि महाराजा जो सम्राट होते हैं, सम्राट के सैनिक इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी थी। क्या कर दिया था? गोलियां गोलियों की बारिश करवा दिया, जिसमें लाखों हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। खून की लथपथ, चारों तरफ खून ही खून दिखने लगा था, इसीलिए खून दिखने लगा और उस दिन रविवार था तो खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, या इसे लाल रविवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। याद रखिए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और इस दिन रविवार था, इसीलिए इन्हें खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1900 को कितना ईस्वी? 17 ईस्वी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र और कचहरी, कचहरी कह सकते हैं कि जो चर्च होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कचहरी के मतलब आप अथी कह सकते हैं, यानी कि न्यायालय है ना, न्यायालय या कोर्ट, न्यायालय या कोर्ट कह सकते हैं, कोर्ट। क्लियर? कहता है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी यानी कि न्यायालय और कोर्ट तथा अन्य सरकारी जितने भवन थे उन सब पर अधिकार कर लिया और केरेंस्की जो है उसको छोड़ करके भागना पड़ा। किसको छोड़ करके? रूस को छोड़ करके। केरेंस्की जो राजा है वो रूस को छोड़ करके भाग गया और इसी अक्टूबर क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। इसी दिन को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे का था सर्वहारा वर्ग, और सर्वहारा वर्ग मतलब ये देखिए, नाम से सुनिए, सर्वहारा मतलब सारे वर्ग, सारे वर्ग, सर्व मतलब सारा, हारा मतलब सारे वर्ग। कहता है सर्वहारा मतलब सारे हारे हुए वर्ग जो होते हैं, गरीब किसान जो होते हैं सारे के सारे आ जाएगा, वर्ग उसी को कहेंगे। समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग सारे के सारे शामिल हो, उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कहता है कि समाज वर्ग में अगर देखें तो वैसा वर्ग सर्वहारा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग सारे के सारे शामिल होते हैं, उन्हें हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, यानी कि उन्हीं ग्रुप को हम लोग सर्वहारा वर्ग के नाम से जानेंगे। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है क्रांति से पूर्व यानी क्रांति से पहले रूस किसानों की स्थिति कैसी थी, यानी रूस में रहने वाले किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पहले लड़ाई, रूसी क्रांति से पहले वहां के किसानों का स्थिति कैसी थी, ये हमको बताना है। 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दास्ता को समाप्त कर दिया गया। कृषक दास्ता मतलब कृषक, किसानों के लिए जो दास्ता था उस सबको खत्म कर दिया गया और उसे किसानों के स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वो दास्ता तो खत्म किया लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर पुराने ढंग से खेती होता था, आज के जैसे खेती नहीं होता था, पुराने जमाने की तरह खेती होता था।
अब पुराने जमाने की खेती का आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने की खेती जो होता था कि 1 बीघा में बहुत कम तो 2-4 मन अनाज हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होता था। आज कैसा है कि आज जो है 1 बीघा में अगर बात करें तो 1 बीघा में लगभग 30 से 40 या 50 मन अनाज यानी कि धान की तरह से हो जाता है। तो पहले वाले जो था वो आज की तरह नहीं खेती होता था। कहा कि उनके पास खेत बहुत छोटे छोटे होते थे और जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे उनके पास पैसा भी नहीं होता था। पता था काम पर दबाव भी था, काम पर दबाव भी दिया था, काम करना भी और पैसा भी नहीं होता था, लेकिन करे तो क्या करे उन लोग। कहता किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था और नहीं होने के कारण उन्होंने सभी ने सारे किसान भाइयों ने मिलकर के क्रांति को शुरू कर दिया और जिसकी वजह से वो क्रांति हुआ। तो वो क्रांति की स्थिति की बात करता है, जिस तरह से ऐसा स्थिति होता है। अगली अगर बात करें लघुत्तर क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। देखिए जैसे हम लोग गए तो वो आपको एकदम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो ये देखते चलेंगे, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। रूसी क्रांति के किन्हीं कोई 2 कारण को आपको लिखना है कि वर्णन करना है। तो पहले आपको बता दें कि रूसी क्रांति के लिए कि रूसी क्रांति के 2 निम्न कारण आपको निम्नलिखित मिल जाएंगे, जिसमें से जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, और दूसरा क्रांति आपको मिल जाएंगे जो मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब यहाँ देखिए रूसी क्रांति के पहला कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। अयोग मतलब उसके लायक शासन वो नहीं होता है ना, यानी कि किसानों के लिए लायक शासन नहीं है। पता है कि 1917 ईस्वी में रूसी राजतंत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रूसी जो है वो अपना राजतंत्र यानी कि राजा का जो तंत्र है, राजा का जो शासन है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहता उसे लोग की सुख दुख का चिंता नहीं था, लोगों के लिए सुख दुख कोई चिंता ही नहीं था। जार ने उसे अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी। जार जो है वहां का जो सम्राट है वो अफसरशाही व्यवस्था वहां बना दी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया। और लोगों में जब असंतोष बढ़ा, लोग जब खुश नहीं, असंतोष मतलब खुश नहीं है, और जब लोग खुश नहीं है तो वहां पर लड़ाई झगड़ा तो होना आम बात है। तो वो एक रूसी क्रांति होने का एक कारण ये आपका हो गया। दूसरा है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी मजदूरों की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, दिन का स्थिति वो बहुत गंदा बेकार हो गया था। इसके वजह से भी एक रूसी क्रांति हुआ। कथा रूस में मजदूरों की स्थिति कमजोर थी और उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उनकी मजदूरी काफी कम थी और उन लोगों के पास कोई राजनीतिक अधिकार भी ना था। लोगों के पास कोई पैसा कौड़ी नहीं था, उन लोगों के पास खूब काम करना पड़ता था और मजदूरी भी कम दिया जाता था। इसके लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं था और कोई राजनीतिक अधिकार न होने के कारण उन लोगों ने रूसी क्रांति प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो एक उपाय ये भी हो गया, कारण हो गया। आगे अगर देखें तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूसीकरण नीति है ना, रूसीकरण नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है थी। कहता है रूसीकरण नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो पहले नंबर में ऑप्शन देखेंगे, रूसीकरण की नीति क्रांति में स्लाव जाति के लोग जो होते हैं वो पीन, पोल, जर्मन या यहूदी जाति के लोग भी थे। कहता है रूसीकरण नीति में क्या कहता है कि कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जात के थे, जिसमें पोल जाति के लोग, पीन जाति के लोग, जर्मन जाति के लोग, यहूदी जाति के लोग, कई सारे अलग अलग जाति के लोग भी शामिल थे। कहता है वे लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, वे लोग अलग अलग भाषा भी बोलते थे और उन लोग का रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। भिन्न मतलब अलग अलग उन लोग सभी का क्या था, रीति रिवाज था, है ना। तो कह सकते हैं कि और उनके पास अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम समय में समूह था, जिसमें जार निकोलस जो है वहां का जो राजा सम्राट द्वितीय जो है वो उनके द्वारा जारी की गई, यानी कि उनके जार निकोलस द्वारा यह नीति अपनाई गई, एक कह सकते हैं कि नियम जारी किया गया, जिसमें सभी लोगों पर रूसी भाषा तथा शिक्षा और संस्कृति लादने का कोशिश किया गया। कहता है कि वहां का जो राजा है जार निकोलस द्वितीय, उन सभी लोगों पर, रूस के जितने लोग हैं उन सभी लोगों पर रूसी भाषा, साथ में रूसी शिक्षा और संस्कृति लादने, रूस के जो संस्कृति है उन संस्कृति को लादने का कोशिश किया गया, और जिससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई थी। अल्पसंख्यकों में क्या मच गई, हलचल मच गई, और इसके कारण से ये नीति क्या हुई, ये उत्तरदायी
है ना। रूसी क्रांति के लिए, रूसीकरण के लिए ये नीति जो है उत्तरदायी होता है। आगे की अगर बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि साम्यवाद एक नई आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे थी ये जानिए। कहता है कि 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी से पूर्व मतलब पहले, 1917 ईस्वी से पहले यानी रूसी क्रांति जो हुआ था बोल्शेविक क्रांति का 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी से पूर्व यानी पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। रोमनोव राजवंश का क्या था? शासन था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। आपको पहले बताया कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार यानी कि राजा कहा जाता है, जार कहा जाता है। और वहाँ किसान, मजदूर और सामान्य लोग यानी जनरल जितने लोग थे उन सभी का जीवन दयनीय था, यानी कि सबसे बेकार, खराब था। 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई, यानी कि झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, जिसमें सत्ता के बागडोर सर्वहारा यानी कि किसानों, जो जनरल सभी लोग जितना जो ज्यादा लोग हैं उन सभी के हाथों में चली आई। कहता है कि बागडोर किसके हाथ में चला गया? सर्वहारा यानी किसान, मजदूर और सामान्य जनता के जो जितने लोग थे उन सभी के पास, यानी सर्वहारा के हाथों में आ गया और पूरे समाज में अधिकार हो गया, यानी पूरे समाज को जितने गरीब लोग थे उन सभी के पास वो अधिकार चला गया। इसीलिए साम्यवाद एक नई नीति, एक नई आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसमें कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कैसे है? समझौता था वो कैसे था ये सुनिए। पहले बात समझेंगे कि लेनिन एक निरंकुश, कहता है लेनिन एक कुशल सामाजिक और चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। बिल्कुल याद रखेंगे, लेनिन जो था एक कुशल था, सामाजिक था, चिंतक, व्यवहारिक राजनीतिक था और उसने समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं था। आपको पता होना चाहिए लेनिन जो है कुशल तो था ही, राजनीतिज्ञ भी था, बहुत अच्छा था, जिसमें कहता कि उसने समाजवादियों के लिए जब लड़ाई लड़ा तो सबके लिए अचानक एकाएक बिल्कुल अचानक अटैक करना संभव नहीं समझा। कहा था कि वो सारे से एक साथ टकराना संभव नहीं है। कहता व्यवस्था सारे के सारे समाजवादी व्यवस्था लागू करना, एक साथ सारे पूंजीवादी यानी अमीर करोड़पति जो है उन सभी के करोड़पतियों के साथ में दुनिया से टकराना संभव नहीं है। पूंजीपाती दुनिया से जो टकराना है वो संभव नहीं है। जैसे कि ट्रोत्स्की चाहता था क्या कि 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की कि इसमें मार्क्सवादी मूल्यों से क्या किया जाए? समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पीछे अनुभवों से सीखकर वे व्यवहारिक कदम उठाना ही वो समझा बहुत अच्छा है। यानी कि पीछे वाला जो इतिहास वाला जो कहानी था उसको देखा और देख करके उसको देखते हुए भर में और उस अनुभवों को देख करके ही सीखा और सीख करके व्यवहारिक कदम उठाना ही अच्छा समझा। और उस नीति का लक्ष्य वही था कि पीछे वाले जो नीति है उन सबको देख करके और आगे वाला कदम उठाए। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है 5 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रदस्त यानी कि बंद कर दिया। कैसे कर दिया बाबू? कहता प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। युद्ध में रूस भी एक मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल था। कहता है कि इस युद्ध में रूस भी है जो मित्र राष्ट्रों के मित्र देशों यानी कि बगल वाले जो दोस्त देश थे उस मित्र देशों के साथ में वो शामिल था। और इस युद्ध में सम्मिलित होने के एकमात्र उद्देश्य, इस युद्ध में शामिल होने का एक ही एक लक्ष्य था, क्या कि जनता का ध्यान भटकाना था। इस युद्ध में शामिल होना है और सारे जनता का ध्यान क्या करना है? भटका देना है। लेकिन हुआ का कि युद्ध में तो शामिल हो गया लेकिन सारे के सारे जंग हारना शुरू कर दिया। कहता युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेना का हार हो रही थी। युद्ध में शामिल हुआ, जनता का ध्यान भटकाया, लेकिन युद्ध में चारों तरफ से रूस के सेना का हार होना चालू हो गया और ना उसके पास अच्छे हथियार थे एवं ना ही उसके पास पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। जार की सेना यानी सम्राट के सेना
कमान जो है सम्राट का जो सेना ने कमान अपने हाथ में ले लिया। जितना सेना था वो सारे सेना सिपाहियों ने सारा कमान को अपने हाथ में, राजा के हाथ में नहीं, अपने हाथ में सेना ने ले लिया। तथा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग को प्रशस्त कर दिया, यानी बंद कर दिया। रूस के जैसे पराजय हुआ, हार हुआ, तो सारे के सारे रास्ता को क्या कर दिया, बंद कर दिया। वही बात को यहाँ पर दर्शाता है प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना करेंगे, जिसमें से पहला जो बात करें तो रूसी क्रांति के कारण जो है निम्नलिखित कारण है। कौन कौन। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, जो पहले बताए थे, रूसी क्रांति के कारण जो बता रहे थे। और रूस की दयनीय स्थिति। पहले एक बात करें, ठीक है, क्रांति से पूर्व मतलब क्रांति से पहले रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्रांति यानी लड़ाई से पहले रूस के सम्राट यानी रूस के राजा को जार कहा जाता था। तथा जार निकोलस द्वितीय ने शासनकाल में क्रांति हुआ। जार निकोलस द्वितीय जो है उसके शासनकाल में क्या हुआ, क्रांति हुआ। इसी क्रांति में इसी लोगों के सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था। इस लड़ाई झगड़ा जब हुआ, इस लड़ाई झगड़ा में लोगों के लिए कोई सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगली बात समझेंगे तो ये देखेंगे कि रूस का दयनीय स्थिति, रूस के दयनीय स्थिति। अब सुनिए, रूस की बहुसंख्यक कृषक यानी बहुत ज्यादा संख्या में कृषक और गरीब जो लोग थे उन सबकी स्थिति दयनीय थी, यानी कमजोर थी, बोले गरीब थे, यानी खाने और रहने के लिए भी जगह के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत था। कहता था काम के बोझ से दबे थे, यानी काम इतना ज्यादा और मजदूरी इतना कम थी कि बेचारे भूखे प्यासे रहते थे। कहता काम के बोझ से दबे थे, किसानों के पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो क्रांति किए नहीं, झगड़ा किए। अगली बात अगर समझे, तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की भी दयनीय स्थिति थी, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था और कम मजदूरी दिया जाता था, बहुत ज्यादा काफी कम मजदूरी दिया जाता था। इसके लिए रूसी क्रांति में क्या हुआ, विवेचना हुआ, और रूसी क्रांति इसी के कारण से किया गया। क्लियर। अगला पॉइंट अगर समझेंगे तो चौथा नंबर पॉइंट समझेंगे कि औद्योगिक की समस्या। अब औद्योगिकरण की समस्या क्या है, तो रूसी के औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी से भिन्न था। पश्चिमी पूंजीवादी से यानी अमीरों लोग से भिन्न था, यानी अलग था। क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग बहुत कम था। महत्वपूर्ण मतलब मेन जो उद्योग थे, क्षेत्र थे, वो सारे के सारे फैक्ट्री कम थे, जो आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। जो आर्थिक मतलब रुपया पैसा का जो शोषण किया था वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा था। अगली अगर बात करें, पांचवा नंबर पॉइंट ये देखिए, कहता है रूसीकरण की नीति। अब जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई जो रूसीकरण की नीति से लोग क्या थे, परेशान थे। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा और शिक्षा संस्कृति लादने का प्रयास कर रहा था। जार निकोलस द्वितीय जो है उससे लोग परेशान थे और उन सभी लोगों ने क्या किया था, रूसी जो है थे वो रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास कर रहा था कि सारे चीज अगर मेरा रहेगा तो मेरा ही राजपाट चलेगा और सारे लोग मेरे ही कहनामे से रहेंगे, मेरे ही कहे हुए अनुसार रहेंगे, चलेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति क्या है। नई मतलब नया, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, नीति मतलब नियम होता है। कहता है नया रुपया पैसा का जो नियम है वो क्या था। उत्तर समझेंगे। कहता है कि लेनिन ने, कौन, लेनिन ने, कहता है लेनिन ने 1921 ईस्वी के एक नई नीति की घोषणा की। ये बिल्कुल आपको जो भरने वाला था वो उसमें आपको दिया हुआ है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब आया था, तो 1921 ईस्वी में। तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की और जिसमें मार्क्सवाद मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ता था। कहता है कि मार्क्सवाद मूल्यों से कुछ हद तक क्या किया गया, समझौता करना पड़ा। और नई नीति जो आया उस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। कौन कौन प्रमुख बात। पहला बात यह था कि किसानों से अनाज लेने के साथ उसे एक निश्चित कर लगाया जाए। किसानों से, जो किसान जो खेती करते हैं, खेती करने के बाद उनसे लगान तो लेते ही थे, अनाज तो लेते ही थे, अनाज लेने के साथ साथ उनसे टैक्स लिया जाता था, कर भी लेना निश्चित लगा दिया था।
दूसरी बात यह कहता है कि यद्यपि यह सिद्धांत यानी कि इस नीति में एक रखा गया है, कायम रखा गया था कि जमीन राज्य की रहेगी, फिर भी व्यवहार में जबकि जमीन किसान की ही होगी। कहता है कि सारे के सारे जमीन राज्य की होगी यानी देश का होगा, लेकिन उसको यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए लोगों के, जनता का ये जमीन होगा, यानी जनता खुद यूज कर सकता है, जैसे चाहे वैसे मनचाहा यूज कर सकता है, बस उसको टैक्स भरते हुए भर में, जिसको हम लोग कह सकते हैं किराया देते हुए भर में। आगे कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, यानी जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में 20 मजदूर से कम काम कर रहे हैं उसे व्यक्तिगत रूप से आप चला सकते हैं, उस पर कोई टैक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा। अगली बात करता है चौथा नंबर, जिसमें देखिए कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, यानी कई सारे बैंक खोले गए, और बैंक खोलने के साथ में इंश्योरेंस और जीवन बीमा वगैरह जो होता है वो सारे चीज बहुत अच्छे से सरकारी जो कह सकते हैं कि केंद्रीकरण किया गया, या ठीक कह सकते हैं वो किया गया। कहता है कि उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी विकेंद्रीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, रजिस्टर कर दिया गया। यानी उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य दस्ता समाप्त कर दिया गया, यानी यूनियन कोई भी ग्रुप है उन ग्रुपों के साथ में इन सारी चीज को समाप्त कर दिया। एक प्रमुख इनकी बात है नई आर्थिक नीति के अनुसार। क्लियर? चलिए अगला नंबर पॉइंट समझेंगे। और तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि रूसी क्रांति के प्रभाव का विवेचना करें, यानी रूसी क्रांति के प्रभाव के कौन कौन से विवेचना हुआ इसकी बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रांति के पश्चात यानी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग सत्ता रूस में स्थापित हो गई, यानी जैसे क्रांति खत्म हुआ तो क्रांति खत्म होने के बाद सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग की जो सत्ता सभी लोगों में रूस में स्थापित हो गया, सभी लोग उसमें राज कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्र में आंदोलन की प्रोत्साहन दिया गया, यानी आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि आपको अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आप पूरी तरह से आंदोलन कर सकते हैं और आपका मांग पूरा किया जाएगा, है ना। दूसरी बात देखिए क्या कहता है, समाजवादी कहता है साम्यवादी विश्व एवं यूरोप पूंजीवादी, कहता है साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया। कहता है साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व में यूरोप भी दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, बट गया, जिसमें एक तरह इस तरह से विभाजन नहीं देखा गया था, पहले इस तरह से विभाजन नहीं देखा गया था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरुआत हो गई। कहता है पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच में क्या हो गया, युद्ध यानी कि झगड़ा शुरू हो गया, क्रांति आ गई। और चौथा नंबर देखिए क्या कहता है कि पूंजीवादी देशों ने फिर परिवर्तन रूप से मॉडल को अपना लिया, अपने रूप से जो पुराने वाले मॉडल थे उसको अपना लिया और पूंजीवाद में भी परिवर्तन आ गया। और 5वां नंबर कहता है सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार, सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार ने एशिया अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या किया गया, प्रोत्साहन किया गया। क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। क्लियर? प्रोत्साहन मतलब कह सकते हैं प्रोत्साहन राशि जैसे हम लोग को सभी बच्चों को मिलता है, स्टूडेंट को दिया था छात्रवृत्ति राशि, वैसे ही प्रोत्साहन राशि यानी प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि मोटिवेट करके और बताया गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जीवन क्या है बाबू, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के टीयर नगर में। कौन नगर में? टीयर नगर में एक यहूदी परिवार में। याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के टीयर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता जो है हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता एक हेनरिक मार्क्स जो है एक प्रसिद्ध क्या थे, वकील थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। उन्होंने बाद में चलकर क्या ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। और मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विविध की क्या शिक्षा प्राप्त की, विविध की यानी कई सारे विधि की शिक्षा प्राप्त किया। साथ में 1836 ईस्वी में वर्लियन विश्वविद्यालय चले गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी जीवन तथा जीवनी की एक नया मोड़ ले लिए। और 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने ही पुराने वाले बचपन कह सकते हैं या स्कूल के फ्रेंड जो होते हैं उनको से उन्होंने शादी कर लिया। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिए और राजनीतिक
और सामाजिक इतिहास पर कहता है कि मोंटेस्क्यू तथा दूसरे विचार के को ग्रहण कर लिया। और मार्क्स का मुलाकात एक पेरिस में 1844 ईस्वी में एक फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ, जो उसके दोस्त बने, जो लास्ट तक मरते मरते तक वो सबसे सच्चा वाला दोस्त बनकर के रहे, फ्रेडरिक एंगल्स। अतः 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया और इसमें दास कैपिटल नाम के पुस्तक की रचना की, और जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल नाम का जो पुस्तक है इसी को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्लियर? जिसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे कि मार्क्स के सिद्धांत क्या थे बाबू, कि द्वंदात्मक भौतिकवाद सिद्धांत इन्होंने दिए, साथ में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए, तीसरा नंबर में इतिहास भौतिकवाद का व्याख्या किए, और चौथा नंबर की बात करें तो मूल्य और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत दिए, और राज्यहीन व वर्गहीन समाज का स्थापना इन्होंने किए, है ना। ये सारे सिद्धांत उन्होंने दिए। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, यूटोपियन समाजवादियों के विचार का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवाद के विचार का जो विवरण करना है वो देखिए कैसे करेंगे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारा, कहता है विचारक कौन थे? विचारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहता है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक जो है वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और फ्रांसीसी सेंट साइमन ने उसने घोषित किया, फ्रांसीसी सेंट साइमन था, उसने घोषित किया कि प्रत्येक क्षमता के अनुसार, प्रत्येक उसके कार्य के अनुसार, और आगे यही समाजवादी जो है मूलभूत नारा बन गया। कहता है कि सेंट साइमन जो है यानी इनके कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को बिल्कुल क्या थे? संस्थापक थे, और इनके अनुसार कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार और उसके क्षमता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, और जैसा उसको काम दिया जाए, जैसा उसका कार्य हो, उसके कार्य के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। और यही है जो इसका नारा बन गया था। इसका सेंट साइमन का जो बात है, इन्हीं बात का बना दिए थे सब लोग, नारा बना दिए, नारा बन गया। अगली अगर बात देखिए तो ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण यूरोपियन विचारक चार्ल्स फैरियन जो है था, वो अपने आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी थे, यानी विरोध करते थे, और उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरों कस्बों में काम करना चाहिए। श्रमिक जो थे उन सभी को छोटे नगरों में और कस्बों में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। और उसने किसानों के लिए एक प्लान बनाया। किसानों के लिए क्या बनाया? प्लान, यानी कि एक आइडिया बनाया, जो बनाए जाने वाले योजना रखी, जो क्या था? यह योजना असफल हुआ। जो किसानों के लिए जो एक प्लान बनाया, नया योजना बनाया, वो योजना जो था क्या था? वो असफल, यानी कि बेकार हो गया। और आगे की बात करें तो फ्रांसीसी यूरोपियन एकमात्र व्यक्ति था जो राजनीतिक में भी हिस्सा ली, हिस्सा ली, और लुई बलवा या उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। पहले राजनीतिक सुधार क्या है? आवश्यक, यानी कि जरूरी है। चलिए ये था, और आगे कुछ पॉइंट आगे रह गया जो आप देखेंगे कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जो थे वो ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। कौन था? रॉबर्ट ओवन था। और उसने फैक्ट्री के श्रमिकों को अच्छी वेतन दिया, और उसने ऐसा समूह, पता है कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। पता है अच्छी जब वेतन देना शुरू कर दिया तब उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय, क्योंकि सैलरी ज्यादा दे रहे हैं तो मुनाफा यानी कि लाभ कम होगा, लेकिन उसने महसूस किया कि सैलरी ज्यादा दिए तो इसका मुनाफा भी ज्यादा हो गया, यानी मुनाफा कम होने के बजाय बढ़ गया। और इस निष्कर्षण से पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। जो खुश रहेगा, श्रमिक मजदूर जो खुश रहेंगे वो काम भी बहुत अच्छे से करेंगे, और फायदा यानी कि जो होता है, लाभ जो होता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। क्लियर? चलिए थैंक यू। ये आपका लास्ट तक क्वेश्चन था, और आगे भी क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल क्लियर मिलेगा। चलिए थैंक यू।